दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में प्रस्तुत है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम मैकियावेली, हाब्स, लॉक और रूसो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य इच्छा की अवधारणा किस प्रकार की अवधारणा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सामान्य इच्छा की अवधारणा का प्रतिपादन रूसो के द्वारा किया गया और यह एक गुणात्मक अवधारणा है। अगला है, वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम भूमि के एक टुकड़े पर अधिकार करके यह कहा कि यह मेरा है, वही नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक है। ये कथन किसका है? तो ये रूसो का कथन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह विचारक जिसने मनुष्य को भोला भाला जंगली कहा, तो ये था रूसो। दोस्तों, रूसो ने प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति को सभ्य जंगली या भोला भाला जंगली कहा, जो केवल तर्क बुद्धि से नहीं, केवल भावनाओं के द्वारा संचालित होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाब्स और रूसो दोनों संप्रभुता को मानते हैं क्या? तो एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष मानते हैं। हाब्स और रूसो दोनों ही संप्रभुता को निरपेक्ष मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि लेवायथन इतिहास के मूलभूत सिद्धांत के रूप में निरुपयोगी है, तो ये राजनैतिक सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। ये कथन किसका है? तो ये एक विचारक हैं, C.E. वाहन, इनका कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह विचारक जिसने अपनी रचनाओं में संप्रभुता शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया। तो जॉन लॉक ने दोस्तों संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अगला प्रश्न है, रूसो के राजदर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है किसका? तो याद रखिएगा, रूसो के राजदर्शन में सामान्य इच्छा समान हित की समान चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुतकर्ता कौन था? तो ये था जॉन लॉक, जो कि संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुतकर्ता था। अगला प्रश्न दोस्तों, सही सुमेलन करना है। कुछ कथन हैं और विचारक हैं। तो तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द है, ये हाब्स का कथन है। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, रूसो का कहना है। उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं, बोंदा का कथन है। और राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है और उसके चरित्र को कुंठित करता है। तो ये मिल का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाब्स प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विविध हितों का संबंध करता माना। इसमें वह उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी है। ये कथन किसका है? तो ये कथन विचारक C.L. वेपर का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट की रचना जॉन लॉक द्वारा की गई। पहले ट्रीटाइज या पहले निबंध का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो उत्तर है रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना। दोस्तों, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक की रचना जॉन लॉक के द्वारा की गई और पहले ट्रीटाइज का प्रतिपाद्य विषय रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना करना है। अगला प्रश्न है, नागरिक को अपनी इच्छाओं का दमन करना चाहिए और सार्वजनिक कल्याण की सामूहिक चेतना का विकास करना चाहिए। ये किसने सुझाया? तो ये रूसो ने सुझाया था। अगला है दोस्तों, राज्य की प्रकृति और उसके कार्यों की उदारवादी अवधारणा को सर्वाधिक सुस्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने वाला विचारक कौन है? तो ये जॉन लॉक है। और देखिए, अगला है मिलान करना है। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत मैकियावेली द्वारा प्रस्तुत किया गया, सहमति का सिद्धांत जॉन लॉक के द्वारा, व्यक्तिवादी सिद्धांत हाब्स के द्वारा और स्वतंत्रता का सिद्धांत J.J. रूसो के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन लॉक हैं। अगला प्रश्न मिलान करना है दोस्तों, सामान्य इच्छा की अवधारणा रूसो के द्वारा प्रतिपादित किया गया, असीम संप्रभुता या एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी ये हाब्स के द्वारा, सीमित सरकार का विचार जॉन लॉक के द्वारा और नव राजनीति विज्ञान ये मैकियावेली के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है।
अगला प्रश्न है, जिस क्रम में राजनैतिक विचारकों ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, तो उत्तर है सबसे पहले आता है मैकियावेली, फिर हाब्स, फिर रूसो और उसके बाद मिल। तो ये आसान सा है और इसी क्रम में आप जान लीजिए कि जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की पुस्तकें हैं उसमें भी इसी क्रम में विचारकों को दिया गया है, मैकियावेली, हाब्स, लाक, रूसो और जे.एस. मिल। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्पसंख्यक मत की समस्या किस विचारक के द्वारा सुलझाई गई थी? तो उत्तर है जॉन लॉक के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है, ये कथन किसका है? तो ये रूसो का कथन है। अगला प्रश्न है, अतिकल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकारों को दोषी पाया किसने? तो रूसो ने। स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक का क्या विचार है? तो दोस्तों स्टेट ऑफ नेचर के बारे में लॉक का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनैतिक अवस्था थी। अगला प्रश्न है कि सामान्य इच्छा से क्या अभिप्राय है? तो सामान्य इच्छा व्यक्ति की वास्तविक इच्छाओं का योग होती है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक हित या कल्याण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जे रूसो जैकोबियन निरंकुश तंत्र तथा सिजेरियन तानाशाही का जनक है और उसने कांट और हीगल के निरपेक्ष सिद्धांतों को अभिप्रेरित किया है, ये कथन किसका है? तो ये ड्यूगिट का कथन है। अगला प्रश्न है, किस विचारक का राजनीतिक सिद्धांत नाम मात्रवाद पर आधारित है? तो हाब्स का सिद्धांत। और अगला है दोस्तों, जॉन लॉक द्वारा रचित टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है किस पर? तो उत्तर है रॉबर्ट फिल्मर पर। अगला प्रश्न है देखिए, प्राकृतिक पुरुष वह होगा जिसमें शक्तिशाली चेतना और वफादार कारण ने सफलता के साथ स्वप्रेम और सहानुभूति को सामंजस्यपूर्ण बनाया है, इस कथन की पैरवी कौन करता है? तो उत्तर है रूसो। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि कथन है कि प्राकृतिक पुरुष वह होगा जिसमें शक्तिशाली चेतना और वफादार कारण ने सफलता के साथ स्वप्रेम तथा सहानुभूति को सामंजस्यपूर्ण बनाया है, इस कथन की पैरवी रूसो द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉक का निबंध कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का खंडन क्या है? तो उत्तर है हाब्स के लेवायथन का खंडन है लॉक का निबंध कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। और आप जानते हैं कि हाब्स के प्राकृतिक अवस्था और मानव स्वभाव संबंधी विचार लॉक के विचारों से पूरी तरह अंतर हैं या भिन्न हैं, और लॉक का जो निबंध है कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये हाब्स के लेवायथन का खंडन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसो ने एकेडमी ऑफ डिजाइन द्वारा वर्ष 1749 में प्रायोजित निबंध प्रतियोगिता में किस विषय पर पुरस्कार पाया था? तो उत्तर है कि क्या विज्ञान और कला की प्रगति ने आचरण को भ्रष्ट या शुद्ध करने में योगदान दिया है, और इसी विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में रूसो को पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, नागरिक शक्ति दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार, संपत्ति का नियमन और संरक्षण और समुदाय की ताकत को ऐसे नियमों के कार्यान्वयन में लगाना उपर्युक्त सभी केवल आम जनता के भले के लिए हैं, ये परिभाषित किया किसने? तो जॉन लॉक ने। और देखिए, विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासा का परिणाम है, दर्शन केवल बौद्धिक सजावट है, शिष्ट जीवन की शुभ सुविधाएं चमकीले रंगीन फीते हैं, ये कथन किसका है? तो ये रूसो का कथन है। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है, तो यहाँ पर देखिए, हाब्स संप्रभुता की सुरक्षा और धर्म पर राजनीतिक सत्ता का दृढ़ कथन का दावा करता है। लॉक ने संवैधानिक सरकार के सीमित रूप का समर्थन किया है। रूसो ने दावा किया कि संप्रभुता का मूल लोगों में समाहित है और ये लोगों के पास ही रहेगा। और जे.एस. मिल कहता है कि व्यक्ति के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थियरी ऑफ जस्टिस में किसके सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया? तो ये हाब्स का। और देखिए, राज्य की विधायी, कार्यकारी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व की बात कौन करता है? तो जॉन लॉक। याद रखिएगा, राज्य की विधायी, कार्यकारी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व की बात जॉन लॉक करता है। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक का योगदान मुख्यतः किसमें है? तो उत्तर है सहमति सिद्धांत और सीमित सरकार के रूप में जॉन लॉक का योगदान है। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है। यहाँ पर देखिए, दार्शनिक और विचार हैं, तो मैकियावेली ने नैतिक उदासीनता संबंधी विचार दिया है, हाब्स ने आत्म परीक्षण की प्रवृत्ति से संबंधित विचार दिया, लॉक ने संपत्ति को जो है नैसर्गिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार की श्रेणी में रखा है, और रूसो तर्क के प्रति विद्रोह करता है और ये भावनाओं को प्रमुखता देता है।
अगला प्रश्न है कि रूसो के पश्चात वह दार्शनिक जिसने सामाजिक संविदा की अवधारणा को एक दार्शनिक उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया है, तो उत्तर है जॉन रॉल्स। और जॉन रॉल्स आप दोस्तों जान लीजिए कि न्याय सिद्धांत के प्रतिष्ठापित करने या पुनर्प्रतिष्ठापित करने में महत्वपूर्ण विचारक है। वो रूसो के पश्चात ऐसा दार्शनिक है जो सामाजिक संविदा की अवधारणा को दार्शनिक उपकरण के रूप में प्रयुक्त करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन एक भद्र बर्बर का था, ये कथन किसका है? तो ये रूसो का कथन है। और देखिए जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन में सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले प्राकृतिक अधिकार आते हैं, फिर प्राकृतिक अवस्था, उसके बाद अनुबंध और नागरिक समाज की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, सहिष्णुता पर 4 पत्र यानी 4 लेटर्स कंसर्निंग टोलरेशन, ये किसने लिखा है? तो ये कृति जॉन लॉक की है। और कौन एक सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है? तो उत्तर है जुर्गन हैबरमास। जुर्गन हैबरमास दोस्तों सोशल कॉन्ट्रैक्ट संबंधी विचारक नहीं है। अगला प्रश्न है, हाब्स के अनुसार प्रजा को संप्रभु के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार है, यदि संप्रभु क्या करता है? तो आप जान लीजिए हाब्स दोस्तों ये सारी शक्तियां या संप्रभु को असीमित शक्तियां देता है, लेकिन वो कहता है कि यदि संप्रभु प्रजा के जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाता या उनके जीवन को भयाक्रांत करता है तो प्रजा को संप्रभु के विरुद्ध प्रतिरोध का अधिकार है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता को नागरिक की स्वतंत्रता से बदलना संभव है, ये विचार किसका है? तो ये रूसो का कथन है। अगला है कि मनुष्य स्वतंत्रता से रह सकते हैं यदि वे स्वयं द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार रहें, ये विचार किसका है? तो ये रूसो का कथन है। और लॉक ने अपनी प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में सम्मिलित किया है किसे? तो जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति के अधिकार को लॉक ने अपने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में शामिल किया है। अगला प्रश्न है, टॉमस हॉब्स का राजनीतिक दर्शन आधारित है किस पे? तो याद रखिएगा मनोविज्ञान और भौतिक विज्ञान पर। अगला प्रश्न है, आत्मरक्षा को मनुष्य का एक बुनियादी अधिकार कौन घोषित करता है? तो हॉब्स है। और लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था केवल कौन सा अधिकार? तो केवल प्राकृतिक अधिकार प्राप्त था। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को केवल प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। और आप जान लीजिए इन प्राकृतिक अधिकारों में वो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को शामिल करता है। और उसका कहना है कि समझौता होने से पूर्व ही व्यक्तियों के पास ये तीनों अधिकार पहले से ही यानी जन्म से ही प्राप्त होते हैं। अब अगला प्रश्न है, हॉब्स ने लेवायथन पुस्तक कब लिखी थी? तो वर्ष याद रखिएगा 1651 में। अगला प्रश्न है, देखिए सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को संयुक्त किया था किसने? तो हॉब्स ने। और एक है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, ये कथन किसका है? तो ये रूसो का कथन है। और देखिए दोस्तों वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है, ये कथन किसका है? तो ये हॉब्स का कथन है। अगला प्रश्न है कि रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब क्या है? तो उत्तर है रूसो की सामान्य इच्छा का अर्थ है कि उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित होता है। अगला प्रश्न है, वह सिद्धांतवादी जिसने कहा है कि मैं समस्त मानव जाति की एक सामान्य प्रवृत्ति एक के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की शाश्वत और अनवरत अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूँ जो केवल मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है, ये कथन किसका है? तो ये हॉब्स का कथन है। लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है, तो उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है। अगला प्रश्न है, सामाजिक समझौता की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ किसने जोड़ा है? तो हॉब्स ने। दोस्तों लॉक ने सीमित सरकार का या संवैधानिक सरकार का प्रतिपादन किया, जबकि हॉब्स ने सामाजिक समझौता की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के साथ जोड़ा क्योंकि उसका लेवायथन जो है असीमित शक्तियों को धारण करता है। अगला प्रश्न है, निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक कौन था? तो ये था हॉब्स। और अगला प्रश्न है, सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनैतिक दार्शनिकों को जन्म दिया, कौन सा विचारक कदाचित उनमें महानतम है? तो ये टिप्पणी सेबाइन हॉब्स के बारे में करता है। वो कहता है हॉब्स के बारे में कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें हॉब्स कदाचित महानतम है।
अगला प्रश्न है कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। ये कथन किसका है? तो ये रूसो का कथन है। और अगला प्रश्न है कि रूसो का संप्रभु या शासक हाब्स का लेवायथन है जिसका सिर कटा हुआ है। ये कथन किसका है? तो ये वाहन का कथन है। एक महत्वपूर्ण जो है कृति है पर्सियन लेटर 1721। ये रचना किसकी है? तो ये मॉन्टेस्क्यू की रचना है पर्सियन लेटर। और अगला प्रश्न है दोस्तों, वह पुस्तक जिसमें रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है। तो ये पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762। अगला प्रश्न है संपत्ति को विनियमित करने तथा उसके संरक्षण करने और ऐसे कानून को लागू करने में समुदाय की शक्ति का उपयोग करने के लिए शक्ति के साथ विधि बनाने का अधिकार ये सभी सार्वजनिक हित के लिए होता है। नागरिक शक्ति की परिभाषा इस प्रकार किसने दी है? तो जॉन लॉक ने। और देखिए किसके विचारों को उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद के रूप में शामिल किया गया है? तो उत्तर है थॉमस हॉब्स के। दोस्तों थॉमस हॉब्स के विचारों को उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है राजनीतिक चिंतक अरस्तु के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार करता है कौन? तो ये हॉब्स है। और रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्र किसने बताया है? तो एक विचारक हैं जैकब टालमोन। इन्होंने रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए हॉब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है न कि अधिकार। तो उत्तर है इसका कारण क्या है? क्योंकि व्यक्तियों के बीच सहमति जुटाना कठिन है। अगला प्रश्न है कौन सा विचारक लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का विचारक माना जाता है? अगर आपसे पूछा जाए हॉब्स, लॉक, रूसो और मैकियावेली में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है रूसो को लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जाता है, क्योंकि सामान्य इच्छा जनता की इच्छाओं का योग है। लेकिन जैसे सामान्य इच्छा में जो सामान्य इच्छा या संप्रभु जो होता है उसके बारे में पता नहीं चल पाता कि वो कौन है। और एक तरह से सभी कुछ जो है सामान्य इच्छा व्यक्तियों को अपना सब कुछ सामान्य इच्छा को समर्पित करना होता है। तो इससे वो लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का दार्शनिक आधार बनता है। अगला प्रश्न एक कथन है कि अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं। ये कथन किसका है? तो ये रूसो का कथन है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। तो यहाँ पर देखिए पुस्तक द होमिने पुस्तक ये हॉब्स के द्वारा लिखी गई है। ईमाइल के रचनाकार रूसो हैं। द आर्ट ऑफ वार यानी युद्ध कला ये मैकियावेली की पुस्तक है। और सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन ये जॉन लॉक की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों रूसो द्वारा लिखी गई पुस्तकें और पुस्तकों का प्रमुख विषय या आग्रह। तो एमिल में शैक्षणिक विचार हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे समाज का निर्माण जो भ्रष्ट नहीं हो। और ए डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेज इसमें इतिहास की व्याख्या। और ए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी तो ये सामाजिक असमानता अन्याय का कारण है। इस विषय का मुख्य आग्रह है रूसो की पुस्तकों में। अगला प्रश्न है दोस्तों धन की तुलना महिला से किसने की है? तो मैकियावेली ने। और देखिए निकोलो मैकियावेली को व्यवहारिक राजनीति के सिद्धांतवादी के तौर पर उल्लेखित किया जाता है। क्यों? क्योंकि वह मानवीय व्यवहार में आदर्शों को त्यागने और अनुभवजन्य वास्तविकता के अवलोकन की आवश्यकता को समर्थन देता है। अगला प्रश्न है राजनैतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था। तो ये हैं मैकियावेली। दोस्तों आधुनिक अर्थों में राज्य या स्टेट शब्द का प्रयोग करने वाला विचारक मैकियावेली है। अगला प्रश्न है दोस्तों मैकियावेली को किस रूप में इंगित किया जाता है? तो पहला है अपने युग का शिशु, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक और पुनर्जागरण का प्रतिनिधि। तो मैकियावेली को इन विभिन्न नामों से इंगित किया जाता है। उसे अपने युग का शिशु भी कहा जाता है, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक और पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कहा जाता है। अगला प्रश्न है वह राजनीतिक दार्शनिक जिसने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। तो ये मैकियावेली हैं। और जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया ये हैं मैकियावेली। अगला प्रश्न है अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? तो ये हॉब्स है। और देखिए निकोलो मैकियावेली को व्यवहारिक राजनीति के सिद्धांतवादी के तौर पर उल्लेखित किया जाता है। क्यों? तो क्योंकि वह मानवीय व्यवहार में आदर्शों को त्यागने और अनुभवजन्य वास्तविकता के अवलोकन की आवश्यकता को समर्थन देता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मैकियावेली के प्रिंस को महान और एक वास्तविक राजनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी थी किसने? तो उत्तर है हीगल ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, निकोलो मैकियावेली के अनुसार एक शासक के कुछ गुण होने चाहिए, वे पक्ष में नहीं थे किसके? तो उत्तर है दया के। चालाकी, चतुराई, शेर, लोमड़ी, ये सभी के गुणों के बारे में निकोलो मैकियावेली ने कहा है, लेकिन वो कहते हैं कि शासक में दया के गुण नहीं होने चाहिए। अगला प्रश्न है, मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सही कथन क्या है? तो आप देखिए, इसमें प्राचीन रोम को देवत्व प्रदान किया गया है। इसमें इतिहास का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है ताकि शासन कला सीखी जा सके। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि राजनैतिक शासक को गैर नैतिक होना चाहिए? तो ये मैकियावेली का कथन है। अगला प्रश्न है, मैकियावेली द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन सी हैं? तो देखिए, द प्रिंस, द डिस्कोर्सेज और द आर्ट ऑफ वार, ये सभी मैकियावेली द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, तर्क बुद्धिवादी व्यष्टिवाद के परित्याग द्वारा संविदा सिद्धांत का मुख्य रूपांतर किया था किसने? तो उत्तर है रूसो ने। रूसो ने तर्क बुद्धिवादी व्यष्टिवाद के परित्याग से संविदा सिद्धांत के मुख्य का रूपांतर किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता अपितु स्वयं उसका निर्माण संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ है, ये कथन किसका है? तो ये कथन लाक का है। दोस्तों, लाक कहता है कि व्यक्ति को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त थे, इसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार थे, और वो इन सभी अधिकारों के मूल में संपत्ति को मानता है। और जब वो अपने राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करता है तो वो कहता है कि राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता, लेकिन उसका निर्माण यानी राज्य का निर्माण संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है। अगला प्रश्न और इस वीडियो यानी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस भाग का जो लास्ट क्वेश्चन है कि आत्मरक्षा को व्यक्ति का मूल अधिकार कौन मानता है? तो ये है थॉमस हॉब्स। दोस्तों, हॉब्स ने आत्मरक्षा को व्यक्ति का मूल अधिकार माना है और उसका कहना है कि संप्रभु सर्वशक्तिमान होता है, उसके पास असीमित शक्तियां होती हैं, व्यक्तियों के जो समझौते का वो अंग नहीं होता है, इसलिए उसके पास केवल अधिकार होते हैं, कर्तव्य नहीं। लेकिन वो कहता है कि यदि संप्रभु व्यक्ति को उसके जीवन हरण या उसके जीवन रक्षा में असमर्थ रहता है तो व्यक्ति को उसके यानी संप्रभु के विरोध का अधिकार है, और इसी आधार पर हॉब्स ने आत्मरक्षा को व्यक्ति का मूल अधिकार माना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो एग्जाम बूस्टर श्रृंखला, जो कि नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान के लिए संचालित है। उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों मैकियावेली, हॉब्स, लाक और रूसो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, ये श्रृंखला आपके लिए कितना लाभदायक हो रही है और आपकी तैयारी में कितना योगदान दे रही है, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और किसी अन्य टॉपिक पर जिसको आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, परेशानी हो रही है, उसके बारे में भी आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम समय मिलते ही आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे और अन्य साथियों से भी कोशिश करेंगे कि वहाँ से जिससे जो मदद हो सके उस संबंध में आपकी की जाए। और आप सभी साथी मार्गदर्शन बाय अनुराग व्हाट्सएप चैनल या मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। कई ढेर सारे नोट्स वहाँ पर शेयर किए गए हैं और वाद विवाद का जो एक सामान्य मंच है मार्गदर्शन बाय अनुराग, वो आपको वहाँ पर उपलब्ध है। और जो है मार्गदर्शन जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप सभी साथी उससे जुड़ सकते हैं और उसमें हमारे बहुत से अनुभवी साथी हैं जो उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। वो प्रश्नों पर वाद विवाद, तर्क वितर्क करते हैं ताकि अच्छा या सटीक उत्तर निकल सके। तो मार्गदर्शन बाय अनुराग जो है, लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं। उसको मैं यहाँ पर जो कम्युनिटी सेक्शंस है, कम्युनिटी सेक्शन यूट्यूब का, वहाँ पे डाल दूँगा। आप वहाँ से उस लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के बारे में आप जानते ही हैं, टेलीग्राम इसी नाम से है, मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज, आप से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक जो है मैं कम्युनिटी चैनल में डाल दूँगा, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। आज का ये जो श्रृंखला का ये वीडियो था पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत, ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।